1757 ये साल सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो मोड़ है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये कहानी किसी जंग की नहीं, बल्कि एक ऐसी गद्दारी की है जिसने उस वक्त के, सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। तो आखिर उस दौर में हो क्या रहा था? इस कहानी के जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। बात है 18वीं सदी की। हिंदुस्तान का जो सियासी मंजर था ना, वो पूरी तरह से बिखर रहा था। वो अजीम मुगल सल्तनत जिसने सदियों तक इस देश को एक धागे में पिरोए रखा था, अब कमजोर पड़ चुकी थी। औरंगजेब के बाद दिल्ली का तख्त बस एक मजबूत बादशाह के लिए तरस रहा था। हालत ये थी कि दिल्ली का बादशाह बस नाम का बादशाह रह गया था। उसका हुक्म उसके दरबार की दीवारों से बाहर जा ही नहीं पाता था। देश के जो अलग अलग सूबे थे, यानी प्रोविंसेस, वो सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक बन बैठे थे। और एक बात तो तय है, जब घर में ही एकता ना हो तो बाहर वालों के लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इस पूरे बिखराव और अंधेरे के बीच एक सुबह था जो सोने की तरह चमक रहा था, जिसका नाम था बंगाल। उस दौर में बंगाल पूरी दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल इलाकों में से एक था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो सवाल ये उठता है, आखिर बंगाल में ऐसा क्या खास था? उसकी इस शानो शौकत के पीछे राज क्या था? देखिए, एक तो यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि कहते थे सोना उगलती है। यहाँ के उद्योग अपने वक्त से कहीं आगे थे। रेवेन्यू सिस्टम भी कमाल का था। लेकिन असली जादू, असली दौलत छिपी थी यहाँ के कपड़ों में। यहाँ का टेक्सटाइल यूरोप के बाजारों में सोने के भाव बिकता था, सोने के बराबर। तो साफ लफ्जों में अगर कहें, जिसने बंगाल को कंट्रोल कर लिया, समझिए उसने पूरे हिंदुस्तान की तिजोरी की चाबी अपने हाथ में ले ली। और जहां इतनी दौलत हो, वहां लालची नजरें तो आएंगी ही। इसी दौलत ने अपनी तरफ खींच लिया एक ऐसे खिलाड़ी को जो आया तो था एक व्यापारी के भेस में। हाँ, उस वक्त फ्रेंच भी थे, डच भी थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो इन सब से बिल्कुल अलग थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी थी ही नहीं, वो एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास अपनी खुद की एक पूरी फौज थी। और इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एक प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन उसका कामकाज एक पूरे देश जैसा था। उसकी अपनी एक ताकतवर फौज थी, और यह फौज इतनी आजाद थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। सोचिए जरा, इससे साफ था कि उनका असली इरादा सिर्फ व्यापार करना था ही नहीं, वो यहां किले बना रहे थे और धीरे धीरे यहां की सियासत में अपनी जगह बना रहे थे। लेकिन इस बढ़ते हुए साये को, इस खतरे को एक शख्स ने पहचान लिया था। इस कहानी का नायक, जिसने इस साजिश के सामने खड़े होने की हिम्मत की, बंगाल का वो नौजवान और हिम्मत वाला नवाब सिराजुद्दौला। अब देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सिराजुद्दौला, जिसके लिए बंगाल उसकी सल्तनत थी, उसकी आन बान शान, उसकी जिम्मेदारी थी। और दूसरी तरफ कंपनी, जिसके लिए बंगाल बस एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी था, एक मुनाफे का जरिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जब सिराज ने देखा कि ये कंपनी तो अब अपनी हद पार कर रही है, उसने एक सख्त फैसला लिया। उसने कलकत्ता पर हमला कर दिया। कलकत्ता पर किया गया ये हमला एक बिल्कुल साफ पैगाम था। पैगाम ये था कि बंगाल कंपनी की ये मनमानी अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। और बस इसी एक कदम ने ब्रिटिश की नज़रों में सिराज की किस्मत पर मोहर लगा दी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए, सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाना ही होगा। तो अब कहानी मैदान जंग से निकलकर बंद कमरों में होने वाली साजिशों तक आ पहुंचती है। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव, जो कंपनी का कमांडर था, वो एक बात अच्छी तरह जानता था। वो जानता था कि सिराज को फौज से आमने सामने की लड़ाई में हराना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उसने जंग जीतने के लिए तलवार नहीं, धोखे का सहारा लेने का फैसला किया। असली जंग अब खुले मैदान में नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी। और इस धोखे का जो ब्लूप्रिंट था, वो बिल्कुल साफ था। कदम नंबर 1, नवाब के अपने ही दरबार में एक कमजोरी ढूंढो। उन्होंने निशाना बनाया मीर जाफर को, फौज का एक सीनियर कमांडर, जिसकी आंखों में खुद नवाब बनने का सपना पल रहा था। और सौदा बिल्कुल सीधा था। सिराज को धोखा दो और बदले में बंगाल का तख्त तुम्हारा होगा। और मीर जाफर मान गया। उसने वादा किया कि जंग के दिन उसकी विशाल सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी। सोचिए, क्या एक पूरा देश एक खुफिया सौदे में बेचा जा सकता है? यहां यह सौदा हो चुका था। एक पूरा मुल्क बिक चुका था
और सिराजुद्दौला इस सब से बिल्कुल बेखबर अपने ही कमांडरों पर भरोसा किए बैठा था। और फिर वो दिन आ ही गया, 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। लेकिन ये एक ऐसी जंग थी जिसे जंग कहना ही गलत होगा। ये वो लड़ाई थी जिसका नतीजा पहली गोली चलने से बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। तो आइए उस दिन को घड़ी दर घड़ी देखते हैं। सुबह हुई। सिराज की विशाल सेना एक मुट्ठी भर लेकिन अनुशासित ब्रिटिश फौज के सामने खड़ी थी। दोपहर होते होते अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने नवाब की सेना का बारूद गीला कर दिया, जिसे बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया था। और फिर साजिश का सबसे बड़ा पर्दा उठा। मीर जाफर और उसकी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस एक पत्थर की मूरत की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा, लड़ाई नहीं। शाम होते होते इस गद्दारी और इस कंफ्यूजन ने नवाब की इतनी बड़ी सेना का हौसला पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। आंकड़ों की बात करें ना तो इस लड़ाई का कोई मुकाबला ही नहीं था। कहाँ नवाब के पास लगभग 50,000 सिपाही और कहाँ ब्रिटिश के पास सिर्फ 3,000। इतना बड़ा फर्क था संख्या में। लेकिन जब गद्दारी सामने हो तो सेना की संख्या बेमानी हो जाती है। वही यहां हुआ। नतीजा, ये तथाकथित जंग कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। क्योंकि ये जीत फौजी ताकत की जीत थी ही नहीं, ये जीत थी एक गहरी सियासी साजिश की, एक सोचा समझा सुनियोजित कू। इस जीत के बाद जो सूरज उगा वो अपने साथ हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी लंबी और अंधेरी रात लेकर आया जो सदियों तक चली। और इस अंधेरी रात की शुरुआत होती है सिराजुद्दौला के अंजाम से। जंग हारने के बाद सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वो नौजवान नवाब जिसने अंग्रेजों के सामने सर उठाने की हिम्मत की थी, उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और मीर जाफर, हाँ, सौदे के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, पर वो बस नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर कंपनी के हाथों में थी। असली ताकत तो थी ही नहीं। बंगाल का पैसा, वहां के संसाधन, सब बड़े फैसले अब ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी। अब बंगाल की वो सारी दौलत लंदन जा रही थी, ब्रिटिश की जंगों को फंड करने, उनके साम्राज्य को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए। उस दिन प्लासी की जमीन पर हिंदुस्तान ने सिर्फ एक जंग नहीं हारी थी। उस दिन ब्रिटिश राज की वो नींव रखी जा चुकी थी जो अगले 200 साल तक इस देश पर राज करने वाली थी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? साल था 1757। मैदान था प्लासी का। किरदार थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सबसे बड़ी गद्दारी की मीर जाफर ने। और इस सब का नतीजा हिंदुस्तान में ब्रिटिश सियासी शासन की शुरुआत। तो प्लासी की ये कहानी हमें क्या सबक देती है? ये हमें बताती है कि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा होता है घर के अंदर की फूट और गद्दारी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तलवार से जंग तो जीती जा सकती है, पर गद्दारी से पूरा देश हार जाता है। और प्लासी इसी कड़वे सच का सबसे बड़ा सबूत है।